क्या करेंगे? चलो, मैं तो रोस्ट करता नहीं हूं, अपने आप हो जाता तो पता नहीं. ओके. So my dear friends, in last lecture we have studied legal provision regarding sources of dividend, declaration of dividend and payment of dividend. तो वो सब के अंदर हम लोग ने पढ़ा था, डिस्कशन किया था कहां कहां से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, क्या डिक्लेरेशन क्या क्या प्रोविजन है एंड पेमेंट के क्या प्रोविजन है. जिसके अंदर एक पॉइंट पढ़ा था कि पेमेंट करने के टाइम पे एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, डिविडेंड अकाउंट, शेड्यूल बैंक के अंदर. विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर डिक्लेरेशन? विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर डिक्लेरेशन? विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है? ओके. मेजोरिटी ऑफ यू 5, जितने लोगों ने आंसर दिया उसमें सबका आंसर 5 है. और विद इन हाउ मेनी डेज डिविडेंड शुड बी पेड आफ्टर डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन के कितने दिन के अंदर डिविडेंड कंपलसरी पे करना पड़ेगा? 30 डेज. 30 डेज. चलो, अभी ये सम केसेस में क्या होता है पता है क्या? सम केसेस में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है कुड नॉट बी ट्रेस्ड. मतलब शेयर होल्डर ने क्लेम करने आया नहीं, शेयर होल्डर ने डिमांड किया ही नहीं, शेयर होल्डर ने इनकैश किया नहीं. तो 30 डेज के अंदर जब शेयर होल्डर ने पेमेंट लिया नहीं, शेयर होल्डर ने कैश इनकैश किया नहीं, तो ऐसे डिविडेंड को बोलते हैं अनपेड और अनक्लेम्ड. अनपेड और अनक्लेम्ड. डिक्लेरेशन के विद इन 30 डेज, 30 दिन तक, टिल 30 डेट, 30 दिन तक अगर किसी ने क्लेम नहीं किया या किसी को डिविडेंड पे नहीं किया है, तो ऐसे डिविडेंड को बोलते हैं, ऐसे डिविडेंड को बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड. अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड. अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड. तो आज उसके बारे में डिस्कशन करने का. तो ऑब्जेक्टिव उसमें आता ही है. द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, ध्यान देना, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी but not been paid or claimed by the shareholder. या तो कंपनी ने पे नहीं किया कुछ रीजन के वजह से, या जानबूझ के पे नहीं किया. तुमको पता, अगर जानबूझ के भी पे नहीं करते तो कंपनी को पेनल्टी लगेगा, फाइन लगेगा. कंपनी को पेनल्टी फाइन लगेगा, 18% का इंटरेस्ट लगेगा, वो अलग से. उसके बाद में डायरेक्टर्स को भी फाइन लगेगा, वो अलग से. तो अगर कंपनी पे नहीं करते, शेयर होल्डर क्लेम नहीं करते हैं, तो विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, ये याद रखना, विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन is termed as unpaid or unclaimed. Unpaid मतलब not paid by the company, unclaimed मतलब not claimed by the shareholder. फॉर एग्जाम्पल, मैंने चेक दे दिया, मैंने चेक दे दिया, मेरा काम कर दिया. अब आपने चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो आपने उसको इनकैश नहीं किया है. मैंने आपको चेक दे दिया डिविडेंड का. एज ए कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आई सेंट चेक ऑन योर रजिस्टर्ड एड्रेस, बट टिल 30 days यू नॉट इनकैश्ड दैट डिविडेंड. आपने डिविडेंड लिया नहीं है, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया आपने चेक, तो उसको बोलेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड. क्या बोलेंगे? अनक्लेम्ड डिविडेंड. चलो, तो अभी अनक्लेम्ड डिविडेंड के लिए क्या रूल है, तो यहां पे ध्यान दो. तो डिविडेंड पेमेंट करने के लिए हमको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डिविडेंड अकाउंट. तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करना पड़ता है एक सेपरेट. कब? ये कब केस में आएगा? जब डिविडेंड अनपेड होगा. अनपेड डिविडेंड अकाउंट. So total amount of dividend which is remains unpaid or unclaimed should be transferred to, ध्यान देना, unpaid dividend account. ऑब्जेक्टिव में आता है should be transferred to unpaid dividend account opened in scheduled bank by the company. opened in scheduled bank by the company. चलो, सो एक कॉन्सेप्ट तो अपना पॉइंट इधर क्लियर हो गया कि जो डिविडेंड 30 डेज तक पे नहीं होता है या क्लेम नहीं होता है, those dividends are called as unpaid or unclaimed dividend. उसको हम लोग बोलते हैं unpaid or unclaimed dividend. And that unpaid or unclaimed dividend transfer to dividend unpaid dividend account. dividend account कब? dividend declare करने के बाद में. और unpaid and unclaimed होने के बाद में जब ट्रांसफर करेंगे, it will be called as unpaid or unclaimed. क्या बोलेंगे इसको? unpaid और unclaimed. चलो आगे. एक लाइन है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये खतरनाक लाइन है. सोचना क्या पढ़ा, नहीं समझ में आया तो अपन मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बाद में तुमको, लेकिन पहले देख लो, आराम से पढ़ो. दिस ट्रांसफर शुड विद इन 7 days ऑफ द एंड ऑफ 30 days, एंड ऑफ 30 days
within which payment was to be made. In other words, this transfer should happen within 37 days from the declaration of dividend. देखो ये दो अलग अलग लाइन है, ये बाद वाला उसको समझाने के लिए बोला है. देखो डिविडेंड पे करने का मैक्सिमम डेज कितना है 30 डेज. मैक्सिमम डेज कितना है 30 डेज. मतलब 30 डेज के अंदर कभी भी डिविडेंड क्या कर सकते, पे कर सकते, क्लेम कर सकते हैं. अब 30 डेज के बाद में अगर 30 डेज सपोज फॉर एग्जांपल 30 डेज हो गए, 30 दिन हो गए. अब 30 दिन के बाद क्या, तो आफ्टर 30 दिन के बाद में आफ्टर 30 डेज विदिन 7 डेज, 30 दिन खत्म होने के 7 दिन के अंदर उसको हम लोग को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में. कहां पे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट. चलो इधर पे देखते हैं. अभी उसमें जब कुछ बोलेंगे सर नहीं समझा, तो अभी ध्यान से देख लेना, अभी ध्यान से देख लेना. ओ इसमें एग्जांपल नहीं होता है रे, ध्यान से देख लेना. इधर पे सपोज कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ध्यान देना इधर पे. इसमें एग्जांपल क्या दूं मैं अभी, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ध्यान देना, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया. तो डिविडेंड रिसीव या पे करने का लास्ट डेट क्या, 30 डेज. यहां तक समझा, ये समझा क्या, मतलब ये दिन के बीच में पेमेंट ऑफ डिविडेंड होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड. चलो नाउ 30 डेज ओवर, नाउ 30 डेज ओवर. अब 30 दिन कंप्लीट हो गए. तो अभी तुमको पता है 30 दिन कंप्लीट हो गया, तो 30 दिन कंप्लीट होने के बाद में हमको उसको ट्रांसफर करना पड़ता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट. लेकिन अपनी मर्जी नहीं, कभी भी नहीं. अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इसमें हमको कब पेमेंट करना पड़ता है, या सॉरी इसको कब ट्रांसफर, कहां, कितने दिन में, तो इसको हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है विदिन 7 डेज. विदिन 7 डेज, बराबर है. ये 30 डेज एंड होने के बाद में, 30 डेज एंड होने के बाद में इधर से इधर तक विदिन 7 डेज. अभी अगर मैं आपको पूछूं डिविडेंड डिक्लेयर से लेके अनपेड अकाउंट तक कितने डेज हो गए, तो आप कितना डेज बताओगे, आप कितना डेज बताओगे आप, 37. तो ये 30 और ये 30 डेज के बाद इधर से 7 डेज, टोटल 37 डेज. मतलब इन शॉर्ट डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में विदिन 37 डेज कहां पे ट्रांसफर करने का, डिक्लेयर करने के 37 डेज बाद, एंड 30 डेज एक्सपायर होने के 7 डेज बाद. अब क्लियर है तुमको ये पॉइंट. देखो लास्ट में वापस से मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट में वापस से नहीं बताऊंगा मैं. अभी क्लियर है ये पॉइंट, ये पॉइंट में मगजमारी है, बाकी किधर मगजमारी नहीं है. पता था मेरे को. ध्यान दो इधर पे, पता था. आई नो आएंगे वापस से. चलो वापस से सेम ही है, पूरा रफ करने से अच्छा वापस लिख रहा हूं. डिविडेंड डिक्लेयर किया. अब डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में, चलो जिन लोग बोलते हैं नहीं समझा, यहां पे ध्यान दो. कितने दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट कब तक होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट या लास्ट डे. चलो क्या बात है, लव ने आज आंसर दिया, वेरी गुड. चलो तो विदिन 30 डेज, ध्यान देना ये लास्ट डे है पेमेंट का, विदिन 30 डेज पेमेंट होता है. अब तुमको पता है 30 डेज कंप्लीट हो गया, ये इधर 30 डेज हो गया, ये 30 डेज हो गया. अब 30 डेज कंप्लीट हो गया, ना किसी ने, ना कंपनी ने पे किया, ना किसी ने क्लेम किया. तो अब इसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे बोलो जरा, अब डिविडेंड को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कहां पे ट्रांसफर करेंगे, अनपेड में. क्या बात है, शॉर्टकट मार दिया, ठीक है. क्या बात है अनुज, थैंक यू. अनपेड डिविडेंड अकाउंट,
अनपेड डिविडेंड अकाउंट। लेकिन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। अब इधर ये 30 डेज कंप्लीट हो गया, ये 30 डेज इधर कंप्लीट हो गया। अब 30 डेज कंप्लीट होने के कितने दिन के बाद, कितने दिन के अंदर, बाद नहीं है, कितने दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर होना चाहिए? कितने दिन के अंदर? तो विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। चलो देखो, डिविडेंड डिक्लेयर से लेके लास्ट डेट 30 डेज हो गया, लास्ट डे से लेके अनपेड तक 7 डेज। अगर मैं तुमको बोलूं डिविडेंड डिक्लेयर से लेके, डिविडेंड डिक्लेयर से लेके अनपेड डिविडेंड तक कितने डेज होते हैं? बोलो जरा, कितने डेज होते हैं? 37 डेज। कितने डेज होते हैं? 37 डेज। मतलब विद इन 37 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन से 37 डेज के अंदर एंड एक्सपायरी ऑफ 30 डे के 7 डेज के अंदर अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर होना चाहिए। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? जिन लोग ने ना बोला था, नहीं समझा था, अभी उनको समझ में आ गया ये पॉइंट? ओके चलो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था बच्चों इसके अंदर। और ये सेम रूल है ना, सेम रूल अप्लाई होता है इंटीरियम डिविडेंड को भी अप्लाई होता है बेटा, सेम रूल अप्लाई होता है। चलो आगे। अब बच्चों इसको ट्रांसफर किधर करने बोला? तो ट्रांसफर करने बोला अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया तो लोगों को कैसा मालूम पड़ेगा? तो जब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर, विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर कंपनी क्या करती है? वेबसाइट पे इसको डिटेल्स अपलोड करती है, वेबसाइट पे डिटेल अपलोड करती है जिसके अंदर नाम, एड्रेस, अनपेड अमाउंट सब लिखा होता है। सो एंड सो अमाउंट इज अनपेड, सो एंड सो। कहां पे अपलोड करती है? 90 डेज के अंदर वेबसाइट पे, एंड वेबसाइट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वेबसाइट पे डिटेल अपलोड करती है कब? विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर, विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर। ठीक है चलो, अभी तुम बोलेंगे सर डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो अगर अभी सपोज कोई जागा, पीछे से जागा, नहीं हमारा डिविडेंड हमको मिला नहीं, हमको चाहिए, तो कोई क्लेम कर सकता है? यस, क्लेम कर सकता है। एनी क्लेमेंट, क्लेमेंट मतलब कौन? तो शेयर होल्डर ही है जो क्लेम कर रहा है। टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट may apply to company for the payment of money claim, for the payment of money claim they can claim, they can claim। अब उसके बाद है ना, ये ऑब्जेक्टिव में एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, सर अनपेड डिविडेंड अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया, तो वो पैसा तो कंपनी के पास ही, कंपनी का अकाउंट है, बराबर है? तो कंपनी भी कभी भी उसका मिसयूज कर सकती है ना। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट सकती है तैयारी ना? का साथी। बराबर है क्या? कंपनी कभी भी मिसयूज कर सकती है, बोला अभी कोई लेने नहीं आया तो हम लोग उसका यूज करेंगे, हम लोग उसका यूज करेंगे, लेकिन कल जाके 10 साल के बाद में, 12 साल के बाद में, 50 साल के बाद में किसी को मालूम पड़ेगा कि अरे ये शेयर्स कंपनी का है, बेचा नहीं, कुछ नहीं, इसके डिविडेंड गए किधर, वो डिविडेंड हमको चाहिए, कोई क्लेम करने आया, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट इधर पे क्या करती पता है क्या? गवर्नमेंट ने इधर पे गेम खेला है। गवर्नमेंट ने एक अकाउंट ओपन करवाया, एक फंड ओपन करवाया, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, आईईपीएफ, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए के अंदर है। वो क्या बोलती है, आपने जब इसको ट्रांसफर कर दिया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ध्यान से सुनना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के
7 ईयर्स तक ट्रांसफर करने के 7 ईयर्स, हाँ देखो यहां पे 7 ईयर्स है, नॉट 7 डेज, 7 ईयर्स तक ये स्टिल अनपेड है, ये स्टिल अनपेड है, ये स्टिल अनपेड है। तो इसको कहां पे ट्रांसफर करने का? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है आईईपीएफ। जैसे देखो समटाइम्स कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी नहीं, हम लोग ने आजू बाजू में देखा होगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि आजू बाजू का प्लॉट कभी खाली होता है, बरसों से कोई उसको यूज नहीं कर रहा है, तो नेबर्स क्या करते हैं, साइड साइड में प्लॉट बढ़ाते जाते हैं, साइड साइड में प्लॉट बढ़ाते जाते हैं, बराबर है कि नहीं? अरे बरसों से कोई पूछ ही नहीं रहा प्लॉट वो। इफ कंपनी ने कोई नहीं किया तो बेटा ये मैंडेटरी है, या तो 7 साल के पहले सब डिविडेंड पे करके खत्म करो, या तो 7 साल तक डिविडेंड अनपेमेंट है, सॉरी अनपेड है, तो उसको कंपलसरी ट्रांसफर करो। अरे चलो यहां पे ध्यान दो, क्या होता है, क्या होता है बच्चों कि कभी आपने देखा कि बहुत दिनों से कोई प्लॉट खाली है, कोई उसको पूछता नहीं है, तो नेबर क्या करते हैं, धीरे 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 क्या करते हैं, उसके ऊपर कब्जा करने को स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं खाली। अब जिसका प्लॉट है, जिसका प्लॉट है, वो प्लॉट के अंदर बरसों से कोई आ नहीं रहा है, तो उन लोग ने क्लेम कर लिया, भाई हम लोग ने ले लिया करके। तो सिमिलरली इन्वेस्टर फंड में क्या होता है, अभी जैसे अनक्लेम डिविडेंड है, अब 7 साल 10 साल से कोई मांगने नहीं आ रहा है, तो कंपनी क्या अज्यूम करेगी कि भाई अभी इसका आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, वो पैसा वापिस से अपने बिजनेस में ले लेगी। लेकिन भाई वो कंपनी का पैसा तो है ही नहीं, वो तो शेयर होल्डर का पैसा है डिविडेंड देने का। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक आईईपीएफ ओपन किया है कि ये पैसा डायरेक्टली आईईपीएफ में चला जाएगा, बट कभी कभी ट्रांसफर करने के बाद में, ट्रांसफर करने के बाद में अगर 7 ईयर्स तक, 7 साल तक, नॉट 7 डेज, 7 ईयर्स तक, if it's remain unpaid it will be automatically transferred to investors education and protection fund। अभी इसमें से कुछ लोग बोलेंगे सर 10 साल के बाद में हम लोग को जाग आया, 10 साल के बाद में, 10 साल के बाद में हमको जाग आया, हमको याद है अरे डिविडेंड लेने का बाकी है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला टेंशन नको, इट्स योर मनी ओनली। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, द क्लेमेंट ऑफ मनी, जिसका पैसा है, विल हैव टू फॉलो प्रोसीजर एंड सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू क्लेम फ्रॉम आईपीएफ along with statement in prescribed form which give details of such transfer। मतलब पर्टिकुलर फॉर्म भरने के बाद में, पर्टिकुलर फॉर्म भर के क्लेमेंट को वो मनी रिटर्न मिल सकता है, वो मनी रिटर्न मिल सकता है, वो पैसा रिटर्न मिल सकता है। ओके, तो अनपेड डिविडेंड के अंदर क्या क्या पॉइंट था कि इफ 30 डेज तक, अनपेड डिविडेंड तक क्या पॉइंट था, इफ 30 डेज तक इट रिमेन्स अनपेड, उसका पेमेंट नहीं हुआ है, then it will be transferred to unpaid dividend or unclaimed dividend account within 7 days, within 7 days of end of 30 days। 30 दिन के बाद 7 दिन के अंदर इसको कंपलसरी ट्रांसफर करना पड़ेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। फिर कंपनी ट्रांसफर करने के 90 डेज के अंदर वेबसाइट के ऊपर अपलोड करती है, जो भी डिटेल्स है किधर अपलोड करती है, वेबसाइट पे। सर बट इफ क्लेमेंट की डेथ हो गई विद इन 7 ईयर्स तो देन व्हाट? तो बेटा ट्रांसमिशन का नाम सुना है, आर्य कनौजिया, ट्रांसमिशन का नाम सुना, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, तो अभी कौन क्लेम कर सकता है, अभी कौन क्लेम कर सकता है? नॉमिनी क्लेम कर सकता है। सब डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने के बाद में नॉमिनी क्लेम कर सकता है। ओके, फिर अनपेड डिविडेंड के बाद में 7 इयर्स तक अगर अनपेड डिविडेंड में है ट्रांसफर करने के बाद में, तो आईईपीएफ में ट्रांसफर होता है एंड क्लेमेंट कैन गेट देयर मनी फ्रॉम आईईपीएफ बाय सबमिटिंग अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो ये मोड ऑफ पेमेंट क्लियर हो गया सबको? हेलो, सॉरी मोड ऑफ पेमेंट है, आई एम सॉरी, अनपेड डिविडेंड क्लियर हुआ सबको? अनपेड डिविडेंड, ओके। चलो अब आता है मोड ऑफ पेमेंट, अब आता है मोड ऑफ पेमेंट। चलो मोड ऑफ पेमेंट क्या है ये?
तो कंपनी किस तरीके से पेमेंट कर सकती है? अभी इसमें वो आएगा वापिस से, क्या नाम है इसका, जेमिनी आएगा, सर ये मोड ऑफ पेमेंट तो नहीं है करके, नहीं है पता है मेरे को, बट जस्ट फॉर नॉलेज सिखा देता हूं फटाफट, अगर आ गया एग्जाम में तो पता नहीं। चलो मोड ऑफ पेमेंट, तो डिविडेंड कैश में पे होता है। कैश का मतलब हार्ड है, ये रोकड़ा नहीं है बेटा, कैश का मतलब रोकड़ा नहीं। अगर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम लोग, डिविडेंड इज पेएबल इन कैश, नॉट इन काइंड। याद है क्या? डिविडेंड इज पेएबल इन कैश ओनली, नॉट इन काइंड। तो इधर कैश का मतलब रोकड़ा नहीं, मतलब इट कैन नॉट बी पेड इन शेयर्स, इट कैन नॉट बी पेड एज अ शेयर्स, शेयर्स का जैसा पेमेंट नहीं होगा। ओके सो बच्चों, थ्रू चेक और इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो सबसे पहला पॉइंट है डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट इट इज लाइक अ चेक, ये डिविडेंड वारंट चेक के जैसा होता है। अभी यहां लेक्चर में टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा उधर पे, नहीं मिला तो कभी आगे दिखा दूंगा मैं डिविडेंड वारंट किस तरीके से होता है। इट इज लाइक अ चेक, क्रॉस चेक जैसा होता है। वो आपके जब आपको लेटर देता है, कंपनी लेटर देता है, वो लेटर के साथ में डिविडेंड वारंट होता है, पर्टिकुलर बैंक में जाके जमा कर देने का, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इट इज लाइक अ चेक, वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आएगा। अब आता है डिविडेंड मैंडेट। सर व्हाट इज द डिविडेंड मैंडेट? तो आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है, समटाइम्स पहले के जमाने में जब सैलरी मिलती थी चेक में मिलती थी, लेकिन अभी क्या होता है, सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में जमा होता है, मैं राइट? सैलरी, अभी पेरेंट्स की सैलरी भी डायरेक्ट अकाउंट में जमा हो जाती है। पहले चेक लो, अभी चेक मिलने के बाद में चेक को डिपॉजिट करो, देन प्रॉब्लम इज दैट चेक फिजिकल है, कभी भी फट सकता है, गुम सकता है, प्रॉब्लम, टाइम कंज्यूमिंग, सो एंड सो। तो यहां पे सैलरी क्या होता है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। तो सिमिलरली डिविडेंड मैंडेट क्या है, इट इज अ रिक्वेस्ट। ये डिविडेंड मैंडेट में क्या होता है कि शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करता है, क्या रिक्वेस्ट करता है कि डायरेक्टली डिविडेंड किधर क्रेडिट हो जाए, बैंक अकाउंट में। डिविडेंड डायरेक्टली किधर क्रेडिट हो जाए, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो इसके लिए उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। जो ये फॉर्म फिल करता है ना, वो रिक्वेस्ट के लिए फॉर्म फिल करता है ना, उसको बोलते हैं डिविडेंड मैंडेट। क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड मैंडेट। तो डिविडेंड वारंट लाइक अ चेक, डिविडेंड वारंट इट इज अ चेक, लाइक अ चेक। डिविडेंड मैंडेट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, डायरेक्टली किधर, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है। एंड द लास्ट वन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा। हाँ, अभी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक मोड है, आरबीआई अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। सर आरबीआई ने इसमें क्यों एंट्री मारी, आरबीआई ने इसमें क्यों एंट्री मारी? रीजन अभी हम लोग जो लेन देन करेंगे, हम लोग जो पेमेंट और ये सब करेंगे, ये सब हम लोग जो पेमेंट और ये सब करेंगे, ये सब बैंक के थ्रू होने वाला है। और बैंक का बाप कौन? बैंक का बाप कौन? आरबीआई। बैंकर्स बैंक कौन? आरबीआई। बैंक का बाप कौन? आरबीआई। ओके, तो वो आरबीआई देखता है। तो वहां पे बोला एक ईसीएस बोला है, एनईएफटी बोला है, ईसीएस बोला एनईएफटी। अभी बच्चों ईसीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ईसीएस के अंदर स्मॉलर वैल्यू ट्रांसफर होता है एंड एनईएफटी के अंदर मोर वैल्यू, बड़ा अमाउंट ट्रांसफर होता है एनईएफटी में, ईसीएस में स्मॉल। बट अभी सर आपने इधर तो बोला कि लिस्टेड कंपनी को ये मैंडेटरी है ईसीएस एंड एनईएफटी के लिए, ईसीएस एंड एनईएफटी के लिए। बट अभी कभी जरूरत पड़ा डिविडेंड वारंट का, कभी जरूरत पड़ा डिविडेंड वारंट का, तो उनको क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू अरेंजमेंट विद बैंक एंड कोलैबोरेशन विद अदर बैंक। कोलैबोरेशन का मतलब क्या? जैसा अभी एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं चेक की बात करूं, ध्यान से सुनो, चेक की बात करूं, तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे बॉस ने मेरे को चेक बना के दिया, तो वो तो अपने बैंक का चेक बना के देंगे, फॉर एग्जांपल बीसीसीबी का। अब मेरे पास बीसीसीबी का अकाउंट नहीं है, मेरे पास एसबीआई का अकाउंट है, बराबर है। तो मैं क्या करेगा, मेरे बैंक में, मेरे एसबीआई में जाके वो डिपॉजिट कर दूंगा, बराबर है, एसबीआई में आके डिपॉजिट कर दूंगा। अब मैंने मेरे एसबीआई बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अच्छा, ये मैंने एसबीआई बैंक में कब डिपॉजिट किया? जब बीसीसीबी एंड एसबीआई का कुछ कोलैबोरेशन है, बराबर है, बराबर है कि नहीं? कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ एग्रीमेंट है कि भाई मेरा पैसा आएगा तो तेरे ये अकाउंट में तू जमा कर दे, तेरे जो भी अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में। दैट इज अ कोलैबोरेशन। तो सेम इधर पे भी डिविडेंड वारंट के अंदर भी केस है कि सपोज मैंने डिविडेंड वारंट दिया, मेरे बैंक का नाम एचडीएफसी एग्जांपल, बट सामने वाला जो पर्सन है उसका बैंक का अकाउंट क्या? तो उसका बैंक का अकाउंट एसबीआई। तो भाई ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब मैं बैंक के साथ कोलैबोरेट करके रखेगा कि अगर मेरा डिविडेंड वारंट आया तो ये डिविडेंड वारंट क्या करना?
एक्सेप्ट करके उसके बैंक अकाउंट में क्या कर देना, क्रेडिट कर देना विदाउट एनी चार्जेस। मतलब 12,000 रुपया है तो 12,000 रुपया ही उसके अकाउंट में क्रेडिट करना। तो कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, मिलजुल के काम करेंगे। कंपनी करेगा बेटा, कंपनी करेगा, अरेंजमेंट कंपनी करेगा, वो कंपनी का काम है। अगर कंपनी मेरे को चेक दे रहा है बीसीसीबी बैंक का, तो कंपनी का तो बीसीसीबी बैंक का अरेंजमेंट होगा एसबीआई के साथ में कि भाई ये पेमेंट है उसके अकाउंट में जाएगा तो मेरे अकाउंट से डिडक्ट होकर उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो जब जरूरत लगेगी तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिविडेंड वारंट भी क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं लिस्टेड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीरियम डिविडेंड मीनिंग। देखो फाइनल डिविडेंड पढ़ा ना, इंटीरियम डिविडेंड पानी कम है, पानी कम है, लेकिन यहां पे कुछ पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है। क्या पॉइंट है, डिस्कस करता है। चलो, फाइनल डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड जिसको बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड बोलते हैं, वो कहां पे डिक्लेयर होता है, बिटवीन टू एजीएम या एजीएम, बिटवीन टू एजीएम और एजीएम। चलो, तुमने बोला एजीएम, परफेक्ट। हु डिक्लेयर्स फाइनल डिविडेंड, हु डिक्लेयर्स फाइनल डिविडेंड, हु डिक्लेयर्स फाइनल डिविडेंड,